अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर 1 के सिलसिले में थर्ड लेक्चर देख रहे हैं। तो इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो ये थर्ड और लास्ट लेक्चर है चैप्टर 1 का। इसमें सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल की बात करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल जो है वो एक अहम हिस्सा है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो हार्डवेयर होता है और दूसरी तरफ ऑपरेटिंग सिस्टम के जो जर्नल फंक्शंस हैं वो होते हैं, जैसे कि वो आपने देखा ही है फंक्शन या कंपोनेंट्स कह लें कि मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड उसके कंपोनेंट्स थे, इसी तरह कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग से रिलेटेड, फिर फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो हमने पिछले लेक्चर में देखे हैं। तो एक तरफ वो कंपोनेंट्स होंगे, एक तरफ कंप्यूटर हार्डवेयर होगा, तो दरमियान में जो है कर्नल काम कर रहा होगा। तो तमाम जो फंक्शंस हैं वो आमतौर पे कर्नल ही कंट्रोल कर रहा होता है। बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो कर्नल से परमिशन लेके तो बाकी अपने अपने जो काम हैं, उनके टास्क हैं, वो अंजाम देते हैं। तो ये लिखा हुआ है, इट इज़ एक्चुअली ए सेट ऑफ प्रिमिटिव फैसिलिटीज़ ओवर विच द रेस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ बिल्ट। प्रिमिटिव फैसिलिटीज़ कौन सी होती हैं? जो बुनियादी बेसिक किस्म की रिवायती किस्म की जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। तो एक सेट है बेसिक कुछ ऐसी फंक्शनलिटीज़ का कर्नल, तो जिनके ऊपर फिर बाकी का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल जो है वो इन कामों का ज़िम्मेदार होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखें, प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ प्रोसेस, एक ऐसा तरीक़ाकार मुहैया करना कि जिसके तहत कोई प्रोसेस क्रिएट किया जा सके और उसको फिर डिलीट भी किया जा सके। इसी तरह फिर ऐसे मेथड्स प्रोवाइड CPU स्केजलिंग हो सके, मेमोरी मैनेजमेंट हो सके, डिवाइस मैनेजमेंट हो सके, वगैरह वगैरह। अगर आप इन पॉइंट्स पे गौर करें तो ये वही वाले सारे पॉइंट हैं कि जो पहले हम कंपोनेंट्स या फंक्शंस के तौर पे डिस्कस करके आ चुके हैं। तो वो अगर आपको याद हैं तो फिर ये कंपोनेंट्स वाले भी जो ये जितने हैं ये सारे वही हैं, उन्हीं से लेके ये पॉइंट्स बनाए गए। तो यहाँ भी एक कंसेप्चुअल व्यू दिखाया गया राइट साइड पे कर्नल का, कि आप देखें सबसे अंडरलाइंग जो लेयर होती है, सबसे इनर मोड जो लेयर है वो हार्डवेयर है, उससे ऊपर कर्नल आ जाता है और फिर उससे ऊपर बाकी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी हम देखें हैं कि इंटरप्ट्स क्या होती हैं। इंटरप्ट इज़ ए चेंज इन नॉर्मल सीक्वेंस और फ्लो ऑफ ऑपरेशंस ड्यू टू ए रिक्वेस्ट फ्रॉम स्पेसिफिक हार्डवेयर कंपोनेंट। करना वैसे क्या है, इसका मतलब होता है कि मुदाखलत करना। कोई मिसाल तौर पे कोई एक आदमी कोई काम कर रहा है कि उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसको किसी और काम का कह देते हैं, तो ये एक इंटरप्शन होगी हमारी तरफ से। इन द सेम वे अगर कंप्यूटर कोई काम कर रहा है तो दरमियान में उसके नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब करके हम कहें अगर कि उस काम को छोड़ो और फॉर द टाइम बीइंग एक और काम जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है जिसको पहले करना है, तो इसको आप क्या कहेंगे? इंटरप्ट। तो इंटरप्ट आमतौर पे कोई हार्डवेयर कंपोनेंट जो है उसकी तरफ से अकर की जाएगी, तो इनिशिएट की जाएगी या स्टार्ट की जाएगी। किसी हार्डवेयर कंपोनेंट को, किसी डिवाइस को जब भी सर्विस चाहिए होगी तो वो इंटरप्ट की शक्ल में ऑपरेटिंग सिस्टम को वो डिवाइस बताएगी कि मुझे सर्विस चाहिए। A program called interrupt handler deals with the interrupts and initiates and controls the actions taken in response to that interrupt. तो एक प्रोग्राम होता है ख़ास किस्म का जिसे इंटरप्ट हैंडलर कहते हैं। तो वो जो है उसका कोड चलता है, रन होता है जब भी कोई इंटरप्ट अकर होती है। मिसाल तौर पे कीबोर्ड से अगर आप कोई की प्रेस करते हैं ना, तो कीबोर्ड सिस्टम को बताएगा कि यूज़र मेरी कोई की प्रेस कर रहा है और मुझे सर्विस चाहिए, तो वो एक इंटरप्ट के ज़रिए बताएगा। तो उसके जवाब में एक कोड एग्जीक्यूट होगा जिसको आप इंटरप्ट हैंडलर कहेंगे। अब मुख्तलिफ जो फंक्शंस होते हैं इंटरप्ट के वो क्या हैं? व्हेन एन इंटरप्ट इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन या इंटरप्ट हैंडलर एक ही बात है, तो जिसको मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
Interrupt architecture must save the address of the instruction that has been interrupted, a specific value generated by program counter register. तो जो इंटरप्ट आर्किटेक्चर होता है ओवरऑल उसको सेव करना चाहिए उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कि जहाँ से इंटरप्ट करके नॉर्मल फ्लो ऑफ ऑपरेशन को डिस्टर्ब किया गया। मिसाल तौर पे एक काम कर रहा था आपका सिस्टम, तो यानी एक प्रोसेस को चलाया जा रहा था, ऑलरेडी चल रहा था वो, तो मिसाल तौर पे लाइन नंबर 5 पे पहुंच गया था आपका जो कंप्यूटर है या माइक्रो प्रोसेसर आप कह लें या सीपीयू। तो अब दरमियान में इंटरप्ट अकर हो गई, उससे कंट्रोल लेके किसी दूसरी डिवाइस को दिया जाना है, तो वो जो उसका एड्रेस नंबर 5 होगा ना उसको सेव करना ज़रूरी है पहले कहीं, ताकि जब वो दूसरी डिवाइस को सर्विस दे के वापस फिर पहले वाले प्रोसेस पे आए तो एग्जैक्टली उसी से फिर स्टार्ट कर सके। मीन्स के उससे फॉलोइंग जो इंस्ट्रक्शन होगी ना उससे वो स्टार्ट कर सके। Incoming interrupts must be disabled if there is an interrupt currently being processed. To prevent interrupts, the interrupts being lost or overwritten by newly arrived interrupts. जब एक इंटरप्ट को प्रोसेस किया जा रहा होता है यानी उसका हैंडलर या सर्विस रूटीन चलाई जा रही होती है, तो उस दौरान कई और इंटरप्ट्स भी अकर हो सकती हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को बाकी इंटरप्ट्स को डिसेबल कर देना चाहिए कि जब तक वो पहली को प्रोसेस ना कर ले, क्योंकि इस तरह फिर कंप्लीट एक डिस्टर्बेंस की सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि वो पहले एक इंटरप्ट को प्रोसेस कर रहा है, फिर दूसरी की तरफ जाएगा, दूसरी से फिर तीसरी की तरफ, फिर पहले की तरफ, तो वो कोई भी यूज़फुल काम वो नहीं कर सकेगा। तो एक इंटरप्ट को प्रोसेस करते हुए बाकी को डिसेबल करना चाहिए। ये हार्डवेयर डिवाइस एंड द कंसर्न डिवाइस ड्राइवर अलर्ट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट दिस डिवाइस नीड्स द सर्विस। For example, to tell CPU that some data has been read from the device and waiting in the local device buffer. Interrupt जो है वो आमतौर पे हार्डवेयर डिवाइस तौर पे किसी कोई डिवाइस इस तरह CPU को इंटरप्ट के जरिए बता सकती है कि डेटा जो है ऑलरेडी जो उस डिवाइस के बफर में पड़ा था वो रीड हो चुका है, और अब मतलब ये कि कुछ डेटा उसमें पड़ा हुआ है, सॉरी वो डेटा रीड हो नहीं चुका बल्कि पड़ा हुआ है, और वो उसको सीपीयू को रीड करना चाहिए। तो सीपीयू जो है जब इंटरप्ट को देखता है तो वो उस डिवाइस के बफर में से वो डेटा रीड कर लेता है। तो बफर मैंने आपको बताया हुआ है कि बफर एरिया कौन सा होता है। कंप्यूटर की रैम में एक टेम्परेरी एरिया होता है जो स्लो किस्म की डिवाइसेस के केस में हम आर्जी तौर पे रिज़र्व करते हैं। वो स्लो डिवाइस पहले डेटा को उधर सेंड करती है और फास्ट किस्म का जो सीपीयू है वो फिर फास्ट स्पीड पे उस डेटा को उस बफर से रीड कर लेता है। A trap is a software generated interrupt that is either caused by an error or by a user request for an IO operation. तो ट्रैप कौन सी इंटरप्ट है? ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट है, यानी कोई प्रोग्राम जनरेट करता है। तो मिसाल के तौर पे एक प्रोग्राम चल रहा था विजुअल बेसिक का, तो उसमें प्रिंट की कमांड आ गई। अब प्रिंटर चाहिए, तो प्रिंटर के लिए वो हमारा जो प्रोग्राम है वो एक इंटरप्ट जनरेट करेगा जिसको ट्रैप कहेंगे कि मुझे प्रिंटर चाहिए। तो उसके बाद वो ऑपरेटिंग मतलब विजुअल बेसिक का जो प्रोग्राम है वो रिक्वेस्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फिर कुछ देर के लिए उसे प्रिंटर दे देगा, तो उसके बाद फिर उससे वापस ले लेगा। An operating system is interrupt driven. This means that if there are no interrupts then the system will be idle. ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इंटरप्ट ड्रिवन है, यानी अगर कोई इंटरप्ट कोई भी करना हो रही हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम आइडल होगा, यानी वो बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा होगा। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रिजर्व द स्टेट ऑफ द सीपीयू बाय स्टोरिंग द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर्स एंड द प्रोग्राम काउंटर। जब एक इंटरप्ट अगर होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन या एक इंटरप्ट हैंडलर को चला रहा होता है, तो जिस प्रोसेस को वो छोड़ के जाता है उससे रिलेटेड मुकम्मल डिटेल जो है वो किसी और जगह रैम के अंदर सेव करनी चाहिए, ताकि जब वो दोबारा उस डिवाइस को सर्विस दे के वापस आए तो एग्जैक्टली वो उसी जगह से स्टार्ट कर सके जहाँ से छोड़ के गया था।
तो बहुत सारी चीज़ें फिर स्टोर की जाती हैं। मसलन प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर की वैल्यू स्टोर की जाती है कि किस इंस्ट्रक्शन नंबर पे काम हो रहा था पहले। इसी तरह रजिस्टर उस दौरान जो यूज़ हो रहे थे उनकी वैल्यूज़ वगैरह वगैरह। अभी देखें क्लासेस ऑफ इंटरप्ट्स। इंटरप्ट की क्लासेस कौन सी हैं? तो सुपरवाइज़र कॉल इंटरप्ट्स हैं पहले। तो दीज इंटरप्ट्स आर इनिशिएटेड बाय रनिंग प्रोसेसेस। It is a user request for particular system service such as performing I/O or obtaining more storage etc. तो सुपरवाइज़र कॉल इंटरप्ट्स में ऐसी इंटरप्ट्स आ जाती हैं जो कि एक प्रोसेस अगर करता है और ख़ास तौर पे जब I/O की सर्विस चाहिए होती है किसी यूज़र प्रोग्राम को, तो इस तरह की इंटरप्ट्स अगर की जाती हैं। ये I/O हार्डवेयर जो जनरेट करता है, यानी ऊपर वाली जो इंटरप्ट्स थी ना वो तो यूज़र के प्रोग्राम ने जनरेट किए हैं। जैसे मैंने पिछली स्लाइड पे एग्जांपल दिया है कि वो प्रिंट की कमांड आ गई तो प्रिंटर चाहिए, तो वो तो एक कमांड के ज़रिए इंटरप्ट अकर की गई है, जैसे ट्रैप कहेंगे। और वो उस तरह की जो इंटरप्ट्स हैं वो सुपरवाइज़र कॉल इंटरप्ट की कैटेगरी में आएंगी। लेकिन अगर कोई हार्डवेयर डिवाइस डायरेक्ट इंटरप्ट जनरेट करेगी तो वो I/O इंटरप्ट्स में आएगी। These interrupts send signal to CPU to indicate that the status of I/O device has changed. I/O interrupts occur when I/O operation completes. I/O error occurs or a device gets ready, etc. तो मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं कि जैसे कि वो कोई इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, यानी प्रिंटिंग कंप्लीट हो गई है, या फिर ड्यूरिंग प्रिंटिंग जो है पेपर जैम अकर हो गया। तो इसी तरह फिर डिवाइस जो है अगर पहले बिजी थी तो अब रेडी है। तो इस तरह की सिचुएशंस में डायरेक्ट ये इंटरप्ट्स उस डिवाइस की तरफ से अकर की जाती हैं CPU के लिए। लेकिन ये याद रखें भाई, इंटरप्ट्स होती तो CPU के लिए हैं, लेकिन पहले उस डिवाइस का मुतलका जो डिवाइस ड्राइवर है उसको बताया जाता है। वो डिवाइस उसको आगाह करती है कि ये डिवाइस ड्राइवर जो है वो आगे फिर इंटरप्ट के ज़रिए वो CPU को बताता है जी। नंबर 3 देखें एक्सटर्नल इंटरप्ट्स। दीज आर कॉज्ड बाय डिफरेंट इवेंट्स, फॉर एग्जांपल ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ ए क्वांटम ऑन इंटरप्टिंग क्लॉक, pressing of interrupt key, receipt of a signal from another processor in the multiprocessor system etc. एक्सटर्नल इंटरप्ट्स की एक से ज़्यादा सिचुएशंस है। मिसाल के तौर पे कुछ इवेंट्स हैं जिनकी वजह से ये अकर होती हैं, यानी वो आगे चल के आप देखेंगे, आपने पढ़ा हुआ भी है कि CPU स्केजलिंग का एक चैप्टर है जब CPU स्केजलिंग हो रही होती है, ख़ास तौर पे राउंड रॉबिन स्केजलिंग जब हो रही होती है, तो जिसमें हर प्रोसेस को एक टाइम स्लॉट दिया जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो जो यानी टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट है, तो वो जब किसी भी प्रोसेस को दिया गया एक टाइम स्लॉट ख़त्म हो जाता है, यानी उसी को क्वांटम हम कहते हैं। तो इस बात का कैसे बताया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को? एक्सटर्नल इंटरप्ट के ज़रिए। इसी तरह अगर मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है तो उसमें एक प्रोसेसर ने किसी दूसरे प्रोसेस को कोई सिग्नल देना है तो वो इंटरप्ट के ज़रिए देगा, या फिर एक कीबोर्ड के ऊपर इंटरप्ट की होती है, उसको अगर प्रेस किया जाए तो उसके नतीजे में ये एक्सटर्नल इंटरप्ट्स अकर होती हैं। रीस्टार्ट इंटरप्ट कौन सी हैं? दीज इंटरप्ट्स अकर व्हेन द रीस्टार्ट बटन ऑफ द कंसोल इज प्रेस्ड, अ रीस्टार्ट सिग्नल इज रिसीव्ड फ्रॉम अनदर प्रोसेसर इन मल्टी प्रोसेस सिस्टम। तो रीस्टार्ट इंटरप्ट्स ये हैं कि जब कोई यूज़र रीस्टार्ट बटन प्रेस कर दे किसी कंप्यूटर का, टर्मिनल का, या फिर ये भी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर रीस्टार्ट कर को दिया जाए। नंबर 5 प्रोग्राम चेक इंटरप्ट है। These are caused by different problems during the execution of machine language instruction. Some problems include division by zero, arithmetic overflow or underflow, wrong format of data, etc. प्रोग्राम चेक इंटरप्ट्स भी एक तरीके से रन टाइम पे किसी प्रोग्राम की तरफ से कोई एरर जब अकर होता है तो उस वक्त ये अकर होती हैं। जैसे डिवीजन बाय ज़ीरो एरर है तो याद रख कोई सिंटैक्स एरर वगैरह की बात नहीं हो रही। तो अरिथमेटिक ओवरफ्लो है, अंडरफ्लो है, तो रॉन्ग फॉर्मेट में आपने डेटा दिया था, एट्सेट्रा।
नंबर 6 मशीन चेक इंटरप्ट्स हैं। तो दीज आर कॉज बाय द हार्ड। तो ये जो इस तरह की इंटरप्ट्स हैं वो उस वक्त तक होती हैं कि जब किसी हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो इंटरप्ट के ज़रिए फिर बताया जाता है भाई ये सही तरीके से डिवाइस जो है वो काम नहीं कर रही। उसके बाद सिस्टम कॉल्स हैं। तो सिस्टम कॉल्स जो हैं वो देखें, सिस्टम कॉल प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन ए यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। द सिस्टम कॉल्स एक्सपोजेज द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूज़र प्रोग्राम। मैंने पहले बताया भाई यूज़र या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में वो डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते। किसी भी हार्डवेयर की सर्विस होनी चाहिए, मसलन प्रिंटर वगैरह की, स्कैनर वगैरह की, तो वो पहले रिक्वेस्ट करे कि मुझे ये सर्विस चाहिए। तो उसके लिए ख़ास किस्म की रिक्वेस्ट कॉल्स इशू की जाती हैं, यानी यूज़र प्रोग्राम रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से कि मुझे ये सर्विस चाहिए। तो इस रिक्वेस्ट को ही हम सिस्टम कॉल कहते हैं। अब ये जो सिस्टम कॉल्स हैं, ये रिक्वेस्ट्स हैं, ये वो कैसे की जाती हैं? एपीआई को यूज़ करते हुए, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो एपीआई क्या है? असल में ग्रुप ऑफ फंक्शंस है, मेथड्स है, इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरीज और द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। कुछ ऐसी लाइब्रेरीज, कुछ ऐसे फंक्शंस जो कि यूज़र प्रोग्राम की रिक्वेस्ट के नतीजे में, यानी सिस्टम कॉल के नतीजे में, एज ए रिज़ल्ट ऑफ सिस्टम कॉल जो एग्जीक्यूट होते हैं, ऐसे फंक्शंस जो कि यूज़र रिक्वेस्ट या सिस्टम कॉल के नतीजे में एग्जीक्यूट होते हैं, तो उनके कम्बिनेशन को एपीआईज़ कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज, मुख्तसर बात यह है भी, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज सिस्टम कॉल्स की मदद, और वो फिर एपीआईज़ के ज़रिए उनको फुलफिल किया जाता है। तो ये जो असेंबली लैंग्वेज वगैरह के अंदर लिखी होती हैं और ये मशीन डिपेंडेंट होती हैं, तो कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो भी इन तक एक्सेस आपको देती हैं, यानी कॉल करने की हद तक। अच्छा, मेन टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स कौन कौन सी हैं? प्रोसेस कंट्रोल के लिए जो इशू की जाती हैं, रिक्वेस्ट की जाती हैं, तो इनमें क्या कहें, दीज टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स आर यूज टू कंट्रोल द प्रोसेसेस। सम एग्जांपल्स ऑफ एंड, अबॉर्ट, लोड, एग्जीक्यूट, क्रिएट प्रोसेस, टर्मिनेट प्रोसेस। तो प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कॉल्स हैं उनको अब प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल्स कहते हैं। तो इसमें जैसे एंड है, मतलब किसी प्रोसेस को एंड करना, अबॉर्ट उससे बाहर निकलना, किसी सिचुएशन में वो प्रोसेस जो है वो एक स्टक अप हो गया तो उस सिचुएशन से बाहर निकलना, या लोड, उसको मेमोरी के अंदर लोड करना, एग्जीक्यूट, रनिंग स्टेट में उसको लेके आना, या बिल्कुल ही रेडी स्टेट में स्टार्ट में लेके आना, क्रिएट प्रोसेस की सिस्टम कॉल होती है, तो या फिर उसको टर्मिनेट करना। फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो सिस्टम कॉल्स हैं, यानी फाइल क्रिएट करना फिज़िकली सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया के ऊपर, या डिलीट करना, या ओपन, एट्सेट्रा। इसी तरह डिवाइस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो हैं सिस्टम कॉल्स कौन सी हैं? डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए मिसाल तौर पे रिक्वेस्ट करना डिवाइस की कि ये डिवाइस जो है वो चाहिए। इसी तरह जब ज़रूरत उसकी नहीं है तो फिर रिलीज़ डिवाइस की सिस्टम कॉल इशू की जाएगी। तो इसी तरह पे रीड, राइट वगैरह की, उस डिवाइस से डेटा रीड करना है या उस पर राइट करना है। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस से रिलेटेड सिस्टम कॉल्स हैं, तो आर यूज टू मेंटेन इंफॉर्मेशन। सम एग्जांपल्स आर गेट टाइम और डेट, सेट टाइम और डेट, गेट सिस्टम डेटा, सेट सिस्टम डेटा, एट्सेट्रा। तो ये जो सिस्टम से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है, मसलन अभी करंट टाइम और डेट क्या है, या इनको सेट करना, तो इस तरह की सिस्टम कॉल जो है वो इन मकसद के लिए। फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड सिस्टम कॉल्स हैं, तो these types of system calls are used for communication. Some examples are create, delete, communication, connection, send, receive messages, etc. तो वो एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस की तरफ कोई डेटा भेजना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो वो फिर इस तरह की सिस्टम कॉल कोई जनरेट करेगा। तो ओवरऑल तो फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं उसको हैंडल करना है, तो
तो कम्युनिकेशन जब दो प्रोसेस कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, यानी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो उस केस में जो है ये इस तरह की कम्युनिकेशन टाइप सिस्टम कॉल्स इशू की जाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मोड्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मोड्स में प्रोसेसर इन ए कंप्यूटर रनिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ टू डिफरेंट मोड्स, यूज़र मोड एंड कर्नल मोड। The processor switches between two modes depending on what type of code is running on the processor. बात असल में ये होती है भी एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है तो वो हर वक्त जो है उसका फुल अथॉरिटीज़ के साथ चलना डेंजरस होता है, यानी कोई हैकर भी या इंट्रूडर भी उस सिस्टम के अंदर आ सकता है और वो टेक ओवर कर सकता है, या कोई वायरस आ सकता है। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड किस्म के एनवायरनमेंट में रन किया जाता है, और जब ज़रूरत महसूस होती है तो उस वक्त उसको फुल अथॉरिटीज़ में रन किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र मोड में आमतौर पे काम कर रहा होता है। एक रिस्ट्रिक्टेड मोड होती है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्टेड के महदूद किस्म के ऑपरेशन किए जा सकते हैं, जबकि बवक्त ज़रूरत जो है ना वो सुपरवाइज़र मोड में आता है, कर्नल मोड में आता है। तो दो मोड्स हैं, सुपरवाइज़र मोड या कर्नल मोड या फिर यूज़र मोड। तो देखें इसमें यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया कि एप्लीकेशन रन इन यूज़र मोड एंड कोर ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स रन इन कर्नल मोड। एप्लीकेशन जो होती हैं वो तो ज़्यादातर यूज़र मोड में रन हो रही होती हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना जो कोड है वो कर्नल मोड या सुपरवाइज़र मोड में रन हो रहा है बैक एंड पे। वाइल मैनी ड्राइवर्स रन इन कर्नल मोड, और कुछ जो हैं वो यूज़र मोड में भी रन होते हैं। ड्यूअल मोड ऑपरेशन इज़ नेसेसरी बिकॉज, अब ये क्यों ज़रूरी है, थोड़ा बहुत आइडिया तो पहले मैंने आपको दे दिया, लेकिन आप देखें कि रनिंग यूज़र प्रोग्राम कैन एक्सीडेंशियली वाइप आउट द ऑपरेटिंग सिस्टम बाई ओवरराइटिंग इट विद यूज़र डेटा। वो किसी एरर के नतीजे में ऐसा हो सकता है कि या साथी तौर पे कि अगर कोई प्रोटेक्शन हमने ना रखी हुई हो तो यूज़र प्रोग्राम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने कोड को इरेज करके वाइप आउट करके तो उसकी जगह खुद रन हो सकता है। इसी तरह मल्टीपल प्रोसेसेस कैन राइट इन द सेम सिस्टम एरिया एट द सेम टाइम विद अनडिजायर्ड रिजल्ट्स। एक से ज़्यादा जो प्रोसेसेस हैं वो एक ही एरिया पे राइट कर सकते हैं अगर कोई इस तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड ना की जाए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कर्नल मोड में कब जाता है, ये तीन सिचुएशंस हैं। ए सुपरवाइज़र कॉल और ए सिस्टम कॉल कैन बी यूज्ड टू सेट द सिस्टम इन कर्नल मोड। तो एक रनिंग जो प्रोसेस है वो रिक्वेस्ट करता है, एक सुपरवाइज़र कॉल इशू करता है कि मुझे थोड़ी देर प्रिंटर चाहिए या कोई डिवाइस चाहिए, तो उस वक्त कर्नल मोड में एंटर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह ट्रैप कैन बी यूज्ड टू सेट द सिस्टम इन कर्नल मोड। तो एक ट्रैप जो है वो यूज़ किया जा सकता है सिस्टम को कर्नल मोड में लाने के लिए। तो यानी ट्रैप क्या था, ट्रैप सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट थी ना, तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है। फिर इन द सेम वे आप देखें कि एन इंटरप्ट कैन बी यूज टू सेट द सिस्टम इन कर्नल मोड। तो एक कोई डिवाइस जो है वो हार्डवेयर डिवाइस वो जनरेट कर सकती है कोई सिस्टम कॉल उसको कर्नल मोड में लाने के लिए। तो ये तीन सिचुएशंस हैं, इन तीन सिचुएशंस के ज़रिए उसको लाया जा सकता है सिस्टम को कर्नल मोड के अंदर। तो इसके साथ ही मैं ये लेक्चर वाइंड अप करता हूँ। तो आप ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लें।